Assalamu alaikum students, how are you? Hope so that you all will be fine and enjoying your robust health at your home. Welcome to the online classes of Brookfield College, and this is lecture number 7, and it's a good thing that we are going to start our new short story, that is short story number 3, Dark They Were and Golden Eyed by Ray Bradbury. And let's come that first of all we are gonna read that who was Bradbury and what was the background that he wrote this short story that is also a scientific fiction like बटन मुसन्नफ़ का तारुफ। रे ब्रैडबरी अगस्त 22 को अमेरिकी रियासत 1920 में पैदा हुआ। वो ख़याली कहानियों यानी कि फैंटेसी, दहशत भरे अफसानों यानी कि हॉरर और साइंस फिक्शन यानी कि जिस तरह आपने बटन पढ़ी है और पुरअसरार कहानियों का अदीब है यानी कि मिस्टीरियस स्टोरीज। ज़ेर नज़र कहानी इसके मशहूर मजमुई 1050 ये एक नाम है द मार्शियन क्रॉनिकल 1050 से ली गई है। 1947 में इसने शादी की और उसकी 4 बेटियां हैं। वो अपने ज़रखेज़ तख़य्युल और गैर मामूली सलाहियतों की बदौलत मशहूर है। उसकी बेशतर कहानियां टीवी और फिल्म स्क्रीन पर आ चुकी हैं। इसने बेशतर अवार्ड जीते, आइकन अवार्ड और पल्सर अवार्ड 2010 में जो इन्होंने हासिल किए हैं और 2012 में ये फोत हो गए। तो ये मुसन्नफ़ का मुख्तसर तारुफ है जो कि आपके बोर्ड के पेपर में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन चूंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका जो लिखने वाला है, जो ऑथर है, उसने इसको क्यों लिखा। तो अब आपको पता चल गया है कि जो रे ब्रैडबरी है ये इंटरेस्टेड थे इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो लिखने में, फैंटेसी, हॉरर, साइंटिफिक फिक्शन, ठीक है जी, और मिस्टीरियस शॉर्ट स्टोरीज। टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट। डार्क देवर एंड गोल्डन आई रिटन बाय रे ब्रैडबरी। द रॉकेट मेटल कूल्ड, रॉकेट मेटल धाती रॉकेट कूल्ड ठंडा हुआ इन द मीडो विंड्स, सब्जाजार की हवाओं में या चरागाह की हवाओं में। उस सब्जाजार की हवाओं में या चरागाह की हवाओं में धाती रॉकेट ठंडा हुआ। इट्स लिड, इसके ढकने ने, गेव पैदा की, ए बल्जिंग पॉप, एक खटाक की आवाज़, इसका ढकना एक खटाक की आवाज़ के साथ खुल गया। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, और इसके घड़ियों वाले अंदरूनी हिस्से से, स्टेप्ड बाहर आया, अ मैन एक आदमी, अ वुमन एक औरत, एंड 3 चिल्ड्रन और 3 बच्चे। द अदर पैसेंजर्स, और दूसरे मुसाफिर, विल्ड अवे गायब हो जाना, अक्रॉस द मार्शियन मीडो, मरीखी सब्जादार के उस पार, यानी कि वो इनसे पहले उतरे हैं और भाग गए हैं आगे मरीखी सब्जादार में। लीविंग द मैन, और छोड़ गए इस मर्द को, इस शख्स को, अलोन अकेला, अमंग हिज फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ। अब ये एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है और मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। एक्चुअली ज़मीन जो प्लैनेट अर्थ है, हम इसको एक जहन्नुम जैसी जो जगह है वो बनाते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रे ब्रैडबरी, कि हम लड़ते हैं, हम मारते हैं एक दूसरे को और यहाँ पर तबाही मचाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने फ़ायदे हासिल करने के लिए, दूसरे से उसके जो रिसोर्सेज हैं वो छीनने के लिए, तो ये सब हम करते हैं। लेकिन इससे कलेक्टिवली ओवरऑल अगर इसको एक ग्रैंड स्केल पे देखा जाए तो हम प्लैनेट अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक टाइम आएगा कि जब यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर जो है वो छिड़ जाएगी, एक जंग छिड़ जाएगी और फिर ये जगह जो है वो रहने के लायक नहीं होगी। तो फिर हमें कोई और प्लैनेट ढूंढना पड़ेगा। तो फिर हम अपने करीबी प्लैनेट जो मार्स है उस पर जाएंगे, क्योंकि अर्थ जो है वो 3रे नंबर पर है और मार्स 4थे नंबर पर है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, जहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। तो मरकरी सबसे पहला है जो कि सूरज के बिल्कुल करीब है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर उसके बाद वेनस आता है, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है, और अर्थ फिर 3रे नंबर पे है। तो 3रे नंबर पर जो अर्थ है ये एक टेम्परेचर बेल्ट में मौजूद है जहाँ पर ज़िंदगी जो है वो रह सकती है। इसके बाद है मार्स। तो मार्स पर ही, मार्स ठंडा है बहुत ज़्यादा, लेकिन मुमकिन है कि वहाँ पर हम रह सकें। तो ये एक सोचा गया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेटर फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है कि हमें किसी और प्लैनेट की ज़रूरत पड़े, तो फिर हम मार्स को देखेंगे कि वहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी है कि लाइफ वहाँ पर सस्टेन कर सके तो फिर हम वहाँ पे जाएंगे। तो ये राइटर ने बहुत ज़्यादा आगे के किसी मुस्तकबिल की बात की है कि इस तरह हो गया है और लोग अब मार्स पर चले गए हैं। तो ये जो रॉकेट आया है ये अर्थ से आया है और मार्स पर ये उतरे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर इनके साथ होता क्या है।
द मैन, और वो आदमी, फेल्ट, महसूस किया उसने, हीज हेयर, के उसके जो बाल हैं, फ्लिटर, वो लहलहा रहे हैं, लहरा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, एंड द टिश्यूज, और उसके और धागे, टिश्यूज धागे, ऑफ हिज बॉडी, उसके जिस्म के, ड्रो टाइट, वो अकड़ गए हैं, और उसके जिस्म के जो रेशे हैं, जो धागे हैं, वो अकड़ गए हैं, एज इफ ही वर स्टैंडिंग, इस तरह लग रहा था जैसे वो खड़ा हो, एट द सेंटर ऑफ वैक्यूम, किसी खला के दरमियान, यानी कि स्पेस में आप चले जाएं तो वहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो महसूस नहीं होगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई भी फोर्स अपनी तरफ नहीं खींच रही है। ठीक है जी। यहाँ पर तो हमें जो अर्थ है, जो ज़मीन है, इसके ग्रेविटेशनल पुल है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें अपनी तरफ खींच के रखती है। तो ये चूँकि अब एक ये अर्थ के पीपल हैं और ये मार्स पे गए हैं और अचानक से प्लैनेट जो है वो चेंज हो गया, तो इनको फिर ये चेंजिंग्स जो हैं ये बड़े अजीबोगरीब लग रहे हैं। तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खला के दरमियान खड़ा हो। हिज वाइफ, उसकी बीवी, बिफोर हिम, उसके सामने, यानी कि उसके सामने खड़ी है, सीम्ड, ऐसी नजर आ रही थी, ऑलमोस्ट, तकरीबन, टू वहिरल अवे, कि वो गायब हो जाएगी इन स्मोक, धुएं में, क्योंकि ये मार्स है, ये अर्थ नहीं है कि जहाँ पर बिल्कुल सूटेबल टेम्परेचर हो। वहाँ पर ह्यूमन रेस को फेस करने पड़ेंगे बहुत से चैलेंजेस, बहुत सी ऑब्स्टेकल्स, इम्पेडिमेंट्स, ठीक है जी, बहुत से स्टॉपेजेस जो कि लाइफ को वहाँ पर सस्टेन नहीं करना चाहते, या वहाँ के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अर्थ पीपल को कबूल नहीं करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, जो अर्थ पीपल को कबूल नहीं करते हैं। तो हम देखेंगे कि मार्स इन अर्थ पीपल के साथ क्या करता है। उसकी बीवी उसके सामने तकरीबन गायब होती हुई नजर आ रही थी, धुएं में गायब होती हुई नजर आ रही थी। द चिल्ड्रन, और बच्चे, स्मॉल सीड्स, बच्चे लग रहे थे जैसे छोटे बीज हों, बच्चे जो कि छोटे बीज नजर आ रहे थे। माइट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, बी सोन, उनको बो दिया जाता, टू ऑल द मार्शियन क्लाइम्स, उस मरीखी आबो हवा के अंदर। यानी कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही इतने नरमो नाजुक से नज़र आ रहे हैं कि वो बीज की तरह हैं, और उनको किसी भी लम्हे मरीखी ज़मीन में, मरीखी आबो हवा में जो है वो बो दिया जाएगा। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, और बच्चों ने उसकी जानिब ऊपर को नज़रें उठाकर देखा, एज पीपल लुक टू द सन, जिस तरह के लोग सूरज को देखते हैं, टू टेल, ये बताने के लिए, व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, कि उनकी ज़िंदगी का कौन सा वक्त चल रहा है। हिज फेस वॉज कोल्ड, और उसका चेहरा ठंडा हो चुका था। अभी तक हमें इनके नाम नहीं पता चले, आगे चल के हमें इनके जो नेम्स हैं वो बताए जाएंगे। अब बच्चों ने उसको इस तरह ऊपर क्यों देखा जैसे लोग सूरज को देखते हैं? बेसिकली ये अर्थ पीपल हैं और ये मार्स पर गए हैं, तो मार्स इनको ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू मार्शियन पीपल। अभी तक ये अर्थियन पीपल हैं, लेकिन मार्स इनको मार्शियन पीपल में ट्रांसफॉर्म कर देगा, चेंज कर देगा। तो अब ये पहली तब्दीली तो ये हो रही है कि इनके जो कद हैं वो लंबे होते जाएंगे। तो वो जो शख्स है उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा होने लग गया वहाँ पर जाकर, इसलिए बच्चों ने उसको इस तरह देखा जैसे लोग सूरज को देखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर तक देखना पड़ा उन्हें। व्हाट्स रॉन्ग आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा क्या बात है, कोई गड़बड़ है कोई? लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, तो वह शख्स कह रहा है कि आओ वापस चलें, रॉकेट में बैठें। गो बैक टू द अर्थ, तो बीवी ने कहा क्या ज़मीन पर वापस चलें? यस लिसन, तो वह शख्स कह रहा है हाँ मेरी बात सुनो, मेरी बात मान लो, वापस ज़मीन पर चलें। ये दोनों इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स थे, और ये जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ चुके हैं। द विंड ब्लू, हवा इस तरह चल रही थी, एज इफ टू फ्लेक अवे, कि वो उड़ा कर ले जाएगी या मिटा देगी, देयर आइडेंटिटीज, उनकी शनाख्तें, यानी कि उनकी शनाख्त क्या है, दैट दे आर अर्थियन पीपल, बट नाउ द मार्शियन विंड इज ट्राइंग टू रिमूव देयर दिस मेमोरी दैट दे आर अर्थियन पीपल। क्योंकि अब जो मार्स है वो ट्राई कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वो ये एफर्ट कर रहा है कि इनकी जो मेमोरी है कि ये अर्थियन पीपल हैं वो मिटा दी जाए और इनको मार्शियन पीपल बना दिया जाए। तो हवा इस तरह चल रही है जैसे वो किसी भी लम्हे इनकी शनाख्तें जो हैं वो मिटा देगी। एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे, द मार्शियन एयर, मरीखी हवा, माइट ड्रॉ हिज सोल, उसकी रूह खींच लेगी, फ्रॉम हिम, उसके जिस्म में से, एज जिस तरह मैरो गुदा कम्स फ्रॉम ए वाइट बोन, एक सफ़ेद हड्डी से बाहर आता है। सफ़ेद हड्डी जो होती है उसको अगर आप ज़ोर से अपने हाथ पर या किसी चीज़ पे मारें तो उसके अंदर से गुदा जो है वो बाहर निकल आता है। तो इसको इस तरह महसूस हो रहा था कि हवा उसके जिस्म से टकरा कर जो जा रही है, शायद वो किसी भी लम्हे उसके जिस्म में से रूह को खींच लेगी, जिस तरह के सफ़ेद हड्डी से गुदा बाहर आता है।
ही फेल्ट सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड मिक्स्ड, उसे अपना आप जो है वो गुम होता हुआ महसूस हो रहा था इन ए केमिकल, किसी केमिकल में दैट कुड डिजोल्व, जो कि हल कर सकता था हिज इंटेलेक्ट, उसकी जहानत को, एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उसका जो माजी है वो उसको जला सकता था। उसका माजी क्या है? उसका माजी ये है कि वो अर्थ से बिलोंग करता है, वो ज़मीन से आया है, लेकिन मार्स जो है वो सबसे पहले ये एफर्ट कर रहा है कि इनके इंटेलेक्ट और इनका जो पास्ट है उसको क्या कर दिया जाए, सब मर्ज कर दिया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए और इनको चेंज कर दिया जाए मार्शियन पीपल में। दे लुक्ड एट द मार्शियन हिल्स, उन्होंने मरीखी पहाड़ियों की तरफ देखा, दैट टाइम हैड वॉर्न, जिनको वक्त ने तोड़ फोड़ दिया था, विद अ क्रशिंग प्रेशर, एक ज़बरदस्त दबाव से, ऑफ ईयर्स, कई सालों के ज़बरदस्त दबाव की वजह से वक्त ने उन मरीखी पहाड़ियों को तोड़ फोड़ का शिकार कर दिया था। उन्होंने उनकी जानिब देखा, दे सॉ द ओल्ड सिटीज़, उन्होंने पुराने शहर देखे, लोस्ट इन देयर मीडोज, जो मार्स के चरागाहों में गुम हुए पड़े थे, और इस तरह गुम हुए पड़े थे, लाइंग लाइक, इस तरह चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, जैसे बच्चे की नरमो नाजुक हड्डियां हों, अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, कि बच्चे की नरमो नाजुक हड्डियां पड़ी हों, कहाँ पर? ब्लोइंग, लहलहाती हुई, लेक्स ऑफ ग्रास, घास की नदियों में। घास जो है वहाँ पर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो यूँ लगता है जैसे नदी बह रही है घास की, और जब हवा चलती है तो वो लहलहाता है, और वो कह रहा है कि जो शहर हैं वो उनके दरमियान यूँ गिरे पड़े हैं जैसे एक नरम नाजुक बच्चों की हड्डियाँ पड़ी होती हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये राइटर लाइक यूज़ कर रहा है और एज भी यूज़ कर रहा है। तो ये एज या लाइक जो है ये हम सीमिली के तौर पर यूज़ करते हैं। सीमिली क्या होती है कि जब हम दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक जैसा दिखाने के लिए, एक जैसा उनको मिलाने के लिए हम क्या करते हैं कि एज या लाइक का इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज़ उसके जैसे है, ये चीज़ उसकी मानिद है, तो इसको हम कहते हैं सीमिली, SIMILE, सीमिली। और सीमिली की शर्त ये है, इसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, कंडीशंस ये हैं कि आपने सेंटेंस में एज या लाइक का इस्तेमाल ज़रूर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ एज ब्रेव एज ए लायन, वो इस तरह बहादुर है जिस तरह शेर बहादुर होता है, या वो शेर की तरह बहादुर है। ठीक है जी, ही इज़ ब्रेव लाइक ए लायन। तो ये कोई भी सूरत हो सकती है जिसमें लाइक या एज यूज़ कर रहे हैं आप, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, और उस लाइक और एज वाले सेंटेंस को हम फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या नाम देते हैं? सीमिली। और यहाँ पर बच्चों को इसने स्मॉल सीड्स बोला है, यानी कि बच्चों को ये नहीं कहा कि वो छोटे बीज की मानिद, बल्कि डायरेक्ट कहा है कि बच्चे जो कि छोटे बीज थे। तो बच्चों को डायरेक्ट कह देना ये मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है? ये सीमिली की एक्सटेंडेड फॉर्म है, सीमिली से आगे है। सीमिली इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, तो मेटाफर जो है ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। वहाँ पर हम कह रहे थे ही इज़ ब्रेव लाइक ए लायन, कि वो शेर की तरह बहादुर है। यहाँ पर हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर देंगे और हम कहेंगे कि ही इज़ ए लायन, वो शेर है। तो वो शेर है ये कहने से मुराद वो शेर नहीं बन जाएगा, बल्कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसके अंदर बहादुरी है। लेकिन हम डायरेक्ट कह देते हैं कि ही इज़ ए लायन। यहाँ पर डायरेक्ट कहा गया दैट चिल्ड्रन वर स्मॉल सीड्स, तो ये मेटाफर है। जो लाइक और एज के साथ आए वो सिमिली, और जिसमें लाइक और एज ना आए बल्कि डायरेक्टली हम कोई खूबी जो है वो किसी दूसरे चीज़ की जो है वो हम मैच कर दें, उनको इस तरह बोलें कि वो दोनों चीज़ें एक नज़र आने लग जाएं, तो उसको हम कहते हैं मेटाफर। अब कुछ सिनोनिम्स हैं वो हम देख लेते हैं। ये जिन पर स्टार बना हुआ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसी पैराग्राफ्स में आए हैं। मीडो उर्दू मीनिंग है सब्ज़ादार, और इसको हम कहते हैं जी पास्चर। लिड कहते हैं ढक्कन को, तो हम इसको कैप कह सकते हैं, कवर कह सकते हैं, टॉप कह सकते हैं। बल्जिंग बुलंद होता हुआ, इंक्रीजिंग यानी कि खटाक। पॉप जो है उसको कहते हैं खटाक, और एक्सप्लोसिव साउंड या क्रैक, बर्स्ट, बूम। और क्लॉक कहते हैं घड़ियाल, ठीक है जी, अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इंटीरियर कहते हैं अंदरूनी हिस्सा, इनसाइड। विर्ल कहते हैं घूमना, स्पिन। फ्लटर कहते हैं लहलहाना या फड़फड़ाना, मूव लाइटली या वाइब्रेट, फ्लैप। टिश्यूज़ कहते हैं रेशे या धागे या आसाब, नर्व्स। वैक्यूम खला, स्पेस, एम्प्टी स्पेस। और इसके बाद क्लाइम है आबोहवा, टेम्परेचर, क्लाइमेट या वेदर। फ्लेक ख़त्म करना, रिमूव, ब्रेक। आइडेंटिटीज़ शनाख्तें, करेक्टरिस्टिक्स। रिकग्निशन, रिकग्निशन जो है ये अच्छा सिनोनिम है, ज़्यादा नियर बाई है, रिकग्निशन। इसके अलावा मैरो, गूदा, पिथ बोल सकते हैं या सब्सटेंस बोल सकते हैं। कर्नल भी अच्छा सिनोनिम है। सबमर्ज्ड, डूबा हुआ यानी कि ड्राउंड, ठीक
ठीक है जी। प्लंज्ड, डिजोल्व का मतलब हल करना, रुइन या डिसअपेयर, डिफ्यूज ज़्यादा बेटर है। वॉर्म, तबाह, रुइंड, डिस्ट्रॉयड, चिनअप, ठीक है जी। ये फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के हैं कुछ, बस हम यहाँ तक पढ़ेंगे वॉर्म तक। क्लियर है जी। ये हमारे सिनोनिम्स भी हो गए हैं, तो इनको आपने अच्छे से याद करना है, और जो उर्दू तर्जमा हमने किया है उसको भी अच्छे से याद करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स थे। ओके स्टूडेंट, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।